तो 126 साल में यह दूसरी बार ऐसा मौका आता दिख रहा है जिस समय बारिश जून के मौसम में इतनी कम है। बारिश के कम होने से भारत में कितनी चिंताएं हैं, और चिंता के साथ साथ पेयजल की समस्या हो या फसलों का उत्पादन हो, क्योंकि जिस समय खरीफ की फसलों की बुआई चल रही हो तो पानी का बहुत महत्व रह जाता है। मानसून में देरी और देरी के कारण बुआई के अंदर देरी अल्टीमेटली उत्पादकता पर प्रभाव डालेगी, और उत्पादकता का प्रभाव भारत जैसे कृषि आधारित देश में बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ ही देश में कुछ और बहस भी छिड़ी है। बहस यह कि भारत में जल संकट का कारण केवल ऊपर से बादलों की कमी ही नहीं अपितु सरकारी प्रयास भी हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयोग जो कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने को लेकर थे, E20 से लेकर E85, E100 तक की सुर्खियां रही। उस इथेनॉल को बनाने में भी दसों हजार लीटर प्रति 1 लीटर इथेनॉल बनाने की सुर्खियों ने लोगों को और निराशा में डाल दिया। आज हम इस बात का भी पूरा साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे कि यह फैक्चुअली करेक्ट जानकारी है या फिर मिसलीडिंग है। नंबर तीसरा, भारत में डेटा सेंटर्स एआई के सेंटर्स के रूप में आने की कवायद कर रहे हैं। विदेशी निवेश के अंदर डेटा सेंटर्स की संख्या का बढ़ना भारत के लिए जहां एक और सकारात्मक कदम माना जा रहा है, वहीं बहुत से लोगों की इस बात पर चिंता है कि इन डेटा सेंटर्स के आने से देश में बहुत ज्यादा जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। इन सारी बातों को आज के सेशन में एक एक करके आंसर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली रूटीन के पानी के लिए या तो किलोमीटर्स लंबी दूर यात्रा करते हैं या टैंकर्स के सामने अपने सामान अपने पात्रों को लेकर लाइन में लगे रहते हैं। तो मानसून की इन्हीं चिंताओं को आंसर करते हुए भारत 64% वाटर डेफिसिट फिलहाल जून के मौसम में देख रहा है। इसके ऊपर जवाब देते हैं, प्रयास करते हैं, समझने का आंसर ढूंढते हैं कि कहानी कहां से है। 72% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया रिकॉर्ड डेफिसिट रेनफॉल महसूस कर रहा है, क्योंकि इस समय मानसून की हवाएं नहीं चल रही हैं। 40 दिन से जो पूरी खालीपन है वो मुंबई की हेडलाइन बन चुका है कि वहां पर वाटर रिजर्वॉयर्स 10% के लेवल पर आ गए हैं। मुंबई में जो कि वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण सुर्खियों में रहा, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा शहर जिसमें पानी की एनी टाइम मानसून के आगमन से जानकारी बनी रहती है, उसमें भी वाटर रिजर्वॉयर्स जो मेजर झील्स हैं, जो 7-8 झील हैं जिनकी वजह से पूरे मुंबई को बीएमसी पानी सप्लाई करती है, वो अब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी रोक रही है, इंडस्ट्रीज को पानी देना रोक रही है, अदरवाइज बचा हुआ पानी खत्म हो जाएगा। तो इतनी बड़ी मुंबई के लिए पानी सप्लाई पीने के लिए भी शायद ना हो। तो चलिए एक एक करके सारी बातों पर चर्चा। तो साहब, मानसून की रिकॉर्ड बारिश 126 साल के अंदर इतिहास में दूसरा ऐसा दिन दिखा रही है कि 21 जून तक 57.4 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 42.2% कम है। इससे पहले 2009 में पूरे जून में कोटे में 49% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी वर्ष 2009 में। यानी कि 2009 में जो हालात हुए थे 49% औसत से कम बारिश होने के, अभी 42.2% बारिश कम होने की खबर है, जिसके चलते हमारी बुवाई के ऊपर बड़ा जरा असर पड़ सकता है। इस तरह की सुर्खियां फिलहाल चल रही हैं। आईएमडी की अगर हम बात माने तो पहले ही बारिश भारत के अंदर लेट पहुंची। 1 जून की जगह 4 जून को केरल के तट से टकराई, लेकिन शुरुआत में 1 से लेकर 17 जून तक देश के अंदर औसत 38% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। ये वो तस्वीरें हैं जो आज के दिन की हैं, जिस समय आईएमडी द्वारा जारी की गई तस्वीरों में जब साउथ वेस्ट मानसून भारत के मेनलैंड की तरफ एंट्री कर रहा हो, उस समय पर यहां बादल नजर ही नहीं आ रहे हैं। यहां बादल पूरी तरह से गायब हैं, और अगर आप बादलों को गायब देखते हैं तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अल्टीमेटली बादल कहां हैं। इन्हीं के बारे में आज के सेशन में जिक्र चल रहा है कि ये असल में मानसून के सीजन में बादल जो मंडराते रहते थे मेनलैंड इंडिया पर, वो साफ साफ नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में लक्षद्वीप, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सब में बारिश की कमी औसत से काफी ज्यादा नोटिस की जा रही है। परिणाम मुंबई तक भी पहुंचा, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का प्रभाव मुंबई पर भी पहुंचता है, और मुंबई के अंदर पानी पीने की जरूरत के हिसाब से कम नोटिस किया जा रहा है। 9% वाटर अभी वहां की लेक्स में बचा है, जो कि आने वाले समय में 40 दिन तक की ही वाटर की उपलब्धता करेगा।
पीने के पानी की, जिसके चलते उन्होंने उद्योग धंधों के अंदर पानी की सप्लाई को कंट्रोल किया है। ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक सेशन किया था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने देखा हो, अल नीनो के बारे में, जिस पर हमने जानकारी दी थी कि भारत में सुपर अल नीनो आ रहा है। अंकित इंस्पायर इंडिया पर 1 महीने पहले यह जानकारी दी थी कि भारत में पानी की किल्लत आएगी, और वो बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। हमने ये पहले ही आपको बता दिया था जब आग की खबरें बहुत बढ़ रही थी, और उस खबर के ध्यान में रखते हुए सुपर अल नीनो का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। वाटर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्राइसिस नोटिस हो रही हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर खेती और खाद्य सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। खेती और खाद्य सुरक्षा की बात हो तो भारत में फिलहाल के लिए स्टॉक तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक बात बिजली उत्पादन के लिए पानी की जरूरत की है, वो पानी की कमी धीरे धीरे देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है। भारत के अंदर आज भी इलेक्ट्रिसिटी का लगभग आधा हिस्सा कोयले से बिजली उत्पादन करने में किया जाता है, और जो कोयला है, उस कोयले से जब थर्मल पावर से आप बिजली बनाते हैं, तो कोयले से जनित हीट जब वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करती है, और वो वेपर जब टरबाइन घुमाती है, तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। और इस बिजली के उत्पादन से देश में सभी जगह बिजली की सप्लाई सुनिश्चित हो पाती है। ये स्थितियां अगर पानी के अंदर कमी की रहती हैं, तो नदियों में, भारत के प्रमुख बांधों में, जलाशयों के अंदर वाटर की कमी बिजली उत्पादन पर भी गहरा असर डालेगी। मतलब यह हुआ कि जहां एक और उत्पादकता के अंदर कृषि उत्पादकता में कमी हो सकती है, वहीं बिजली उत्पादकता के अंदर भी कमी देखी जा सकती है। जहां एक और बिजली उत्पादकता क्राइसिस है, वहीं फ्यूल की सप्लाई में हॉर्मुज स्ट्रेट के चलते संकट चल रहा है। ऑलरेडी एलपीजी महंगी हो रही है, बिजली महंगी, खाद्यान्न आपूर्ति महंगी, साथ ही साथ ऊर्जा महंगी। इन सब का असर एक आम मानवी के जीवन पर गहरा पड़ सकता है। परिणाम धीरे धीरे व्यक्ति के क्राइसिस की तरफ बढ़ते हैं, लोगों को अकाल की याद आने लगती है। ऐसे ही वर्ष 1876 से 78 में एक सुपर अल नीनो सिचुएशंस बनी थी, जब समुद्र का तापमान औसत से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई थी। भारत में भी उस समय लगभग 55 लाख से अधिक मौतें हुई थी। इस प्रकार की जानकारियां वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा अपने शोध में जानकारी साझा की गई हैं। मतलब यह है कि पानी की कमी है, पानी की कमी चिंता का विषय बन सकती है। लेकिन इस वाटर क्राइसिस के अलावा भी एक चर्चा और है कि प्राकृतिक रूप से जल नहीं आ रहा, समझ में आया, लेकिन हमारी जो उपलब्ध जल है उसमें से बहुत सा जल हमारी धरती के अंदर भी है। धरती से हम लोग उपलब्ध जो जल पीते हैं उसको हम ड्रेन करके निकालते भी हैं, मतलब बोरवेल्स के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, नहरों के माध्यम से पानी लेते हैं। ऐसे में इथेनॉल जो वर्तमान में सरकार ने ऊर्जा के एक बेहतर विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है, उस इथेनॉल के उत्पादन में 10,000 लीटर प्रति 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन में खर्च हो रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिनों इस तरह की रील बड़ी वायरल हो रही हैं कि यदि भारत में पानी का क्राइसिस है तो हम इथेनॉल पर अपनी निर्भरता क्यों बढ़ा रहे हैं। आए दिन इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचने की कहानियां भारत के अंदर नितिन गडकरी जी कहते हुए मिलते हैं। लेकिन गडकरी जी के इस तरह के बयानों में लोगों का कहना है कि एक तरफ वाटर स्कार्सिटी है और एक तरफ भारत में जल संकट, और जल संकट में यह मामला तब और बढ़ जाता है जब आप पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ाते हुए 100% तक इथेनॉल की अब बात करने लगते हैं। ऐसे में इथेनॉल की वजह से जो जल क्राइसिस आ रखा है उसको कौन आंसर करेगा। तो चर्चा निकलकर पहुंचती है इथेनॉल के उपयोग में, इथेनॉल को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उससे कितना ज्यादा पानी खर्च हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बड़ी रील्स वायरल हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर तक पानी खर्च होता है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी तब जब वो चावल से बनाई गई हो। अगर इथेनॉल गेहूं, मक्का से, उससे गन्ने से बनाई गई हो तो उसके अंदर लगभग 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। इस तरह की जो बातें हैं इससे लोगों के मन में एक भय और आशंका उत्पन्न होती है। इसका एक बार आंसर करने का प्रयास करते हैं। जहां तक बात हो इथेनॉल की, तो इथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है जिनके फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है, जिसमें राइस, मेज, शुगर केन भारत के अंदर फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स हैं जिनके उपयोग से फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाई जाती है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2.5
किलोग्राम के आसपास चावल की जरूरत पड़ती है और उस चावल से इथेनॉल बनाते समय मात्र 5 लीटर अधिकतम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे टोटल प्रोडक्शन जो इथेनॉल का हो रहा है उसमें 22% राइस से इथेनॉल बन रहा है और उसमें 5 लीटर ही पानी खर्च हो रहा है, तो ये रील्स में 3000 लीटर 10,000 लीटर की बातें कहां से आई? तो उसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। कहानी यह है कि राइस उत्पादन में, अब ध्यान से समझिए, राइस से इथेनॉल बनाने में 5 लीटर पानी, लेकिन राइस उत्पादन में जो पानी खर्च हो रहा है, कौन सा? राइस के पौधे को 1 किलो या राइस की खेती से 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने में जो पानी कंज्यूम होता है 1 किलो के अंदर, वो 5000 लीटर होता है। लगभग 2.5 किलोग्राम चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनती है, इसलिए रफली कहा जाता है कि 10,000 लीटर पानी कंज्यूम हुआ इथेनॉल बनाने में। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही गलत केमिस्ट्री सेट कर दी, ये कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि साहब चावल बनाने में इतना पानी लगा इसलिए इथेनॉल में इस पानी को कंसीडर किया जाए। बिल्कुल, ये गलत तरीके से समझाई गई कैलकुलेशन है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं साहब, पानी तो खर्च हो ही रहा है। फिर तो आप और हम भी, अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए आप कितना पानी कंज्यूम करते हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य 5 लीटर पानी कंज्यूम करता है दिन भर में। लेकिन आप कहे नहीं नहीं, आप तो 10,000 लीटर पर डे कंज्यूम करते हैं। बोले वो कैसे? बोले आपके जो कपड़े बने थे उसमें जो डाई का इस्तेमाल हुआ था उसमें इतना पानी लगा, आपने जो बत्ती जलाई थी जिससे एसी चला था, आपने जो लाइट जलाई थी उस लाइट के प्रोडक्शन में थर्मल पावर पे इतना पानी खर्च हुआ था, आपने जो घर की साफ सफाई की उसमें इतना पानी खर्च हुआ, घर बनाने में इतना पानी खर्च हुआ। ये वैसी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब चावल से इथेनॉल बनाने में जो पानी खर्च हो रहा है वर्सेस चावल पैदा होने में जो पानी खर्च हो रहा है, ये दोनों अलग हैं। सवाल यह है कि क्या भारत चावल ताजा ताजा पैदा करना शुरू किया है या भारत में चावल की खेती होती आई है? तो आंसर है चावल की खेती होती आई है। इसका मतलब सरप्लस स्टॉक जो हमारे पास चावल का था उससे इथेनॉल बनाया जा रहा है। ऐसे ही शुगर केन के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हमारे देश में शुगर केन के उत्पादन से जो चीनी बनाई जा रही थी, बहुत सी हमारे यहां पर गन्ना से बनने वाली जो गन्ना चला के रिफाइन करने वाली जो रिफाइनरीज हैं, शुगर रिफाइनरीज, वो पेमेंट नहीं कर पा रही थी किसानों के। लेकिन आज की स्थितियों में अगर हम बात करें तो उस बनी हुई शुगर से इथेनॉल बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि गन्ने के 1 किलो गन्ने का रस निकालने के लिए जो पानी इस्तेमाल हुआ वो 2500 लीटर है, तो वो खेती में इस्तेमाल हुआ है और भारत में ये इथेनॉल आने से पहले से होता आ रहा था। अब सवाल यह है कि इथेनॉल के आने से क्या यह उत्पादकता इन्हीं फसलों की ज्यादा नहीं होने लगेगी, लोग इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे? यह निश्चित ही भविष्य में भारत के लिए एक संकट और सोचने की बात हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो बात है, संभवतः अब आपके मन में उस चीज की चिंता थोड़ी सी कम हुई हो कि साहब इथेनॉल पता नहीं कितना पानी पी रहा है। नहीं, इथेनॉल बनने में, चावल से बनने में या मक्का से बनने में बहुत कम पानी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है साहब, तो ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं, इस फैक्ट को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये उत्पादन में फसलों के खर्च हुआ पानी है, ना कि इथेनॉल के उत्पादन में। ये पब्लिसिटी गलत हो रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साहब। तो भारत के अंदर जल संकट है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल है। मानसून की कमी है, ये सत्य है? बिल्कुल है। एक और फैक्ट है, और वो क्या? ये तो सच है कि भारत में फ्रेश वाटर 3% ये पीने लायक, अर्थ पर ही 3% है पीने लायक जो पानी है। लेकिन भारत के साथ में एक चिंता का विषय, भारत में अब तेजी से बढ़ता एआई का इस्तेमाल और बनते डेटा सेंटर्स हैं। इसमें सत्यता है कि जो डेटा सेंटर्स बनते हैं इनके कूलिंग में बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। असल में डेटा सेंटर्स समझिए कि बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनमें जीपीयू लगे हुए हैं सीपीयू की जगह, तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उसकी कूलिंग में पानी की जरूरत पड़ती है। इसी चलते चाइना जैसे देश आजकल डेटा सेंटर्स को अंडर सी बनाने का काम कर रहे हैं, समुद्र के भीतर ले जाकर के, कि ताकि कूलिंग प्रॉपर तरीके से चलती रहे। इसका मतलब भारत में अगर डेटा सेंटर्स तेजी से आ रहे हैं तो डेटा सेंटर्स के लिए पानी की आवश्यकता होगी, और वो जो पानी की आवश्यकता है, जैसे एक मैं फिगर आपके सामने रखूं कि एक अगर मध्यम आकार का डेटा सेंटर प्रतिदिन 11 लाख लीटर पानी उपयोग कर सकता है, वहीं हाइपर स्केल पर एआई डेटा सेंटर 20 लाख लीटर से लेकर 2 करोड़ लीटर तक का पानी ले यूज कर सकता है, जो कि कम से कम 50,000 लोगों की आवश्यकता के बराबर होगा। तो भारत के लिए डेटा सेंटर निश्चित ही एक चुनौती और सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, इसमें जो यूज होने वाली बिजली है, वो बिजली का उत्पादन भी पानी से अगर किया जा रहा है तो भी अपने आप में एक वो है। हालांकि डेटा सेंटर्स के कूलिंग के लिए और तरीके इजाद किए जा रहे हैं और इसमें अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन हां, डेटा सेंटर्स के अंदर अगर प्रॉम्प्ट्स की बात की जाए तो 6.1 बिलियन गैलन ऑफ वाटर यूज होता है हमारी प्रॉम्प्ट्स के चलते, क्योंकि 6,80,000 किलोवाट पावर
कंज्यूम कर जाता है हमारी प्रॉम्प्ट्स की वजह से पानी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्राइसिस हो सकता है। तो उम्मीद है वाटर क्राइसिस, इथेनॉल की वजह से हुए चैलेंजेस और सुपर कंप्यूटर्स की वजह से बढ़ती जो जल की आवश्यकता है, ये एआई की लगी हुई लागत के रूप में देखी जा रही है। यही कारण है कि दुनिया भर में जितने भी ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इनका विरोध हो रहा है। बहुत सी जगह डिमांड की जा रही है कि डेटा सेंटर्स को आर्कटिक, अंटार्कटिक वहां बना दीजिए, ताकि वहां पर बर्फ के बीच में ये चलते रहेंगे। ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो ग्रीनलैंड को लेकर के इतना दिमाग पगलाया था, उसके पीछे भी बड़ा रीजन यही था कि वहां के आर्कटिक ठंडक क्षेत्र में वो अपने डेटा सेंटर्स को बनाकर वहां का इस्तेमाल कर सकें। भारत में अब डेटा सेंटर्स तेजी से आ रहे हैं, तो वो उसके पीछे जल का उपयोग करेंगे, ये एक निश्चित ही चिंता का विषय है। खैर, फिलहाल के लिए जल संकट और उसके समाधान की जो चर्चाएं हैं, वो आपने हमने अच्छे से करी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और एक गूगल फॉर्म हमने आपको दिया हुआ है, अगर आप उपयुक्त समझें तो उसे अवश्य भरें। धन्यवाद।